जब हम इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी में वाटर या जल का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें जल चक्र या वाटर साइकिल की जो प्रोसेस है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें हम ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितना जल पाया जाता है और वह किस रूप में पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों को उपलब्ध होता है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि जल का वनस्पति पर किन दो रूपों में प्रभाव पड़ता है। तो जल का वनस्पति पर सर्वाधिक प्रभाव वर्षा और वायुमंडल आर्द्रता के रूप में पड़ता है। वर्षा मतलब रेनफॉल और वायुमंडल आर्द्रता मतलब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जल के ये जो दो रूप हैं इनका पौधों पर पादपों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नमी युक्त हवाएं जब समुद्र से उठकर ऊंची पर्वत श्रेणियों की ओर आती है तो समुद्र की ओर के जो पहाड़ी ढलान है वहाँ पर नमी जमा हो जाती है। इस कारण से वर्षा की छाया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहाड़ों में इसका जो विपरीत ढलान होता है वहाँ पर सूखा रह जाता है और वह मरुस्थल के रूप में डेवलप हो जाता है। यही कारण है कि प्रायः ऊंचे पहाड़ों के पीछे मरुस्थल पाया जाता है। जल का प्रतिवर्ष वाष्पन लगभग 80,000 घन मील समुद्री क्षेत्र से और 1500 घन मील झील और नदियों के क्षेत्र से होता है। वर्षा को नापने का जो यंत्र आपके सामने दिया गया है वर्षा मापी यंत्र है। ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, एक कंटेनर है, उसमें एक फनल लगी हुई है और उस पर एक ढक्कन है। वर्षा जब आती है तो इसको बारिश में रख दिया जाता है और आसमान से द्वारा जो जल गिरता है वह इसमें डायरेक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है और इस प्रकार से हम मेज़र कर सकते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना भी इसमें फिलअप हो जाता है, जितना भी इसमें मात्रा भर जाती है। तो जब वर्षा होती है तो उसमें पहाड़ों के दो साइड में दो अलग अलग तरह के प्रदेश बन जाते हैं। एक नमी वाला प्रदेश जहाँ पर वर्षा होती है और पहाड़ की दूसरी साइड में जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है वह बहुधा मरुस्थल के रूप में उपस्थित हो जाता है, बन जाता है। अतिवृष्टि अर्थात अचानक या अधिक वर्षा का होना भी पौधों के लिए लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि अतिवृष्टि में क्या होता है कि जल अधिकतर व्यर्थ होकर धरती पर बह जाता है और धरती के अंदर नहीं समा पाता है। तो यह जो व्यर्थ हो जाता है यह बाद में पौधों को या पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतिवृष्टि के कारण मृदा में कटाव और अपरदन भी हो जाता है, सॉइल इरोजन भी हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे लंबे समय तक जो बारिश धरती की सतह पर होती है वह पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी होती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ और कम समय के लिए जो बारिश आती है वह वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है, उसके साथ मृदा का कटाव भी हो जाता है। परंतु बहुत अधिक समय तक और धीरे धीरे जो बारिश आती है वह पृथ्वी की अंदर सतह पर अवशोषित की जा सकती है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और इस वजह से वह पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी होती है। सभी प्रकार के वर्षण में वर्षा को सबसे अधिक प्रायोरिटी दी गई है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वर्षण के और भी प्रकार हैं, ओले के रूप में, बर्फ़ के रूप में, ओस के रूप में, परंतु जो वर्षा के द्वारा जल आता है, रेनफॉल के द्वारा जो जल आता है वह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सॉइल वाटर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत है। यह मृदा जल का प्रमुख स्रोत होता है। इसके द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता का निर्धारण भी होता है। हमारे देश में वर्षा होने की प्रक्रिया एक विशेष नमी युक्त हवा गति द्वारा संचालित होती है, जिसे मानसून कहते हैं। आप सब जानते हैं हमारे देश में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी सीज़न में बारिश होती है और वह कहलाता है मानसून सीज़न, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर नमी युक्त हवा की कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अधिक वाष्पन के कारण
हवा अरब सागर से उड़कर भारत के पश्चिमी भागों में और बंगाल की खाड़ी से उड़कर देश के पूर्वी भागों में उठती है। जब गर्मी आती है तो अरब सागर से तो पश्चिम भागों में और बंगाल की खाड़ी से देश के पूर्वी भागों में नम हवाएं चलती है, तो वह यहाँ पर नम होती है। और अधिकतर जो वर्षा है वह यहाँ पर इन्हीं दो तरह की हवाओं की वजह से होता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा असम, उत्तर पूर्वी प्रांत, बंगाल, पश्चिम घाट इत्यादि क्षेत्रों में होती है। वर्षा की धीरे धीरे जो मात्रा है बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश के तरफ आते आते कम हो जाती है। तो जिस प्रकार के से वर्षा की मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार की वनस्पति भी वर्षा के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो जब वो एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा के दौरान जो कुल प्राप्त जल हमें होता है उसका 45% जल नदियों में और 20% जल भूमि में चला जाता है, जबकि 35% जल वाष्पन के द्वारा नष्ट हो जाता है। और पौधों को जो प्राप्त होता है जल, वह मुख्यतः जो जल भूमि में चला जाता है वही पौधों को प्राप्त होता है। अतिवृष्टि के कारण जल नदियों में बह जाता है और वाष्पन के कारण जल वापस वायुमंडल में चला जाता है। जो धीमी गति में और लंबे समय तक जो बरसात होती है, जो रेनफॉल होता है, वही हेल्प करता है पानी के अवशोषण में मृदा के द्वारा, और वही पेड़ पौधों को बाद में अवेलेबल होता है। वर्षा का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। किसी भी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा की मात्रा और विभिन्न ऋतुओं में इसकी आवृत्ति और वितरण उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। शिम्पर एक इकोलॉजिस्ट थे, उनके तृतीय नियम के अनुसार किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वानस्पतिक संरचना का निर्धारण वहाँ की वर्षा, वहाँ होने वाले विभिन्न ऋतु और वहाँ की वायुमंडल आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ एक तालिका टेबल बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं वर्षा की मात्रा कितनी होगी और उस हिसाब से वनस्पति का क्या प्रकार रहेगा। नंबर 1, अगर बारिश 25 सेंटीमीटर तक होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, तो वहाँ की वनस्पति मरुस्थलीय होगी। अगर वर्षा 26 से 75 सेंटीमीटर तक होती है तो वहाँ की वनस्पति सवाना या ग्रासलैंड्स होते हैं। वहाँ पर 76 से 125 सेंटीमीटर की बारिश होने पर वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, और अगर बारिश 126 सेंटीमीटर या इससे ऊपर होती है तो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह से वर्षा की मात्रा, वहाँ पर क्या ऋतु चल रही है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी पाई जाती है, उस हिसाब से वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति क्या होगी किसी भी स्थल की, यह निर्धारित करता है। वर्षा की मात्रा के हिसाब से क्षेत्र की विशेष वनस्पति होती है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, यह उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पूरे वर्ष बरसात होती है और इस वजह से पौधों को जल हमेशा उपलब्ध रहता है। यहाँ का शुष्क मौसम अवधि जो होती है वह नहीं के बराबर होती है, मतलब मौसम शुष्क नहीं होता है, यहाँ हमेशा पानी पाया जाता है, वर्षा जल हमेशा अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। इसीलिए यहाँ सघन, सदाहरित या सदाबहार वन उपस्थित रहते हैं। इन वनों में सघन वृक्ष होते हैं, पत्तियाँ हरी होती हैं। इन पादपों के ऊपर कई तरह की लताएं, आदि पादप, फंस और झाड़ियाँ उपस्थित होती हैं। भारत में इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं पर और कोंकण एरिया में पाए जाते हैं। जो फेमस प्लांट्स इसके हैं, प्रमुख वृक्ष जो इसमें पाए जाते हैं वो है एल्स्टोनिया, पॉलीएल्थिया, सैपिंडस। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वह वन है जहाँ पर वर्ष पर्यंत जल की उपलब्धता पाई जाती है और इस वजह से वहाँ सघन वन पाए जाते हैं, वृक्ष सघन होते हैं, पत्तियाँ हरी रहती है, उसके साथ ही कई तरह की बेलें इत्यादि भी वहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण वर्षा वन।
जिसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल उपोष्ण और उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में सदाहरित वर्षा वनों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकतम भाग में, वर्ष के अधिकतम भाग में जल उपलब्ध रहता है। राजस्थान में माउंट आबू और सीताबढ़ी शाहाबाद के वन इसी श्रेणी में आते हैं। जो प्रमुख वन, इस वन में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो है आम, जामुन, आंवला इत्यादि। इसके बाद है पर्णपातीपन। यह उन क्षेत्रों में जहाँ साल के कुछ महीनों में तो बहुत भारी वर्षा होती है और कुछ वर्ष के कुछ शेष भाग में शुष्कता पाई जाती है। वहाँ प्रायः वनों में पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब जिनकी पत्तियाँ वर्ष में एक बार जरूर गिरती हैं। इस प्रकार के वनों में सागवान, साल, धोकड़ा इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। हमारे देश में इस तरह के वृक्ष, इस तरह के जो वन है पर्णपाती वन, दक्षिण पूर्व राजस्थान, हिमालय की तराई, मध्य प्रदेश के कई भागों में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे हम अध्ययन करेंगे ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वनों का, कोल्ड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का। प्राय हिमालय की कम ऊंचाई वाले इलाकों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं। शरद ऋतु में पौधे को जल जनरली उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इनकी पत्तियां गिर जाती है, परंतु वसंत समय में इन वृक्षों और झाड़ियों पर बहुत पुष्प लगते हैं। वसंत के मौसम में इन पर पुष्प लगते हैं और भूमि की सतह शाकीय पेड़ों से ढकी हुई रहती है। तो ये हैं ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये है ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी वन, कोल्ड टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। यह मुख्यतः हिमालय के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगलों में शंकुधारी वृक्ष पाइनस, साइकस, सीड्रस, पाइसिया, इस तरह की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर बहुतायत से पाई जाती है। इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है और यह सदाहरित प्रकृति के होते हैं। इनके जंगलों के पौधों को शरद ऋतु के दौरान जल उपलब्ध नहीं होता है और भूमिगत जल भी बहुत नीचे उपस्थित रहता है। ये पहाड़ की ढलानों पर पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है सूच्याकार होती है, मतलब निडिल शेप्ड होती है, ताकि ये बर्फबारी से अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट है टुंड्रा और आइस डेजर्ट्स। यह ध्रुवीय क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पर तापक्रम बहुत कम होता है और वर्ष पर्यंत बर्फ जमा रहती है। जब वहाँ बर्फ जमा रहती है तो वर्ष में केवल 2 या 3 माह का ही वहाँ पर समय हो पाता है जब वहाँ पर पौधों की वृद्धि पॉसिबल है, संभव है। ये पौधे वर्ष के जल का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं और यहाँ पर जो स्टेम है उसके बजाय फ्लावर्स ज़्यादा बड़े होते हैं। जनरली लाइकेंस यहाँ पर पाई जाती हैं। 7वां प्रकार है घास स्थल या ग्रासलैंड। उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ गर्मियों में अधिक वर्षा और सर्दियों में कम वर्षा होती है, काफ़ी दूर दूर तक घास के मैदान फैले हुए होते हैं। विश्व के अलग अलग प्रदेशों में घास के मैदानों के अलग अलग नाम होते हैं। मुख्य जो है सवाना घास के मैदान कहा जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में भी घास के मैदान पाए जाते हैं और भी अलग अलग जगह पर घास के मैदान पाए जाते हैं, परंतु विश्व के अलग अलग प्रदेशों में घास के मैदानों का अलग अलग नाम दिया गया है। 8वें नंबर पर आते हैं मरुस्थली या राजस्थानी रेगिस्तानी पौधे। राजस्थानी में, आपके राजस्थान में भी मरुस्थल पाया जाता है, तो रेगिस्तानी पौधे होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूरे वर्ष में बहुत कम होती है और पादप पूर्णतया शुष्क होते हैं। जो उनकी पत्तियां होती है वह कांटों में परिवर्तित हो जाती है। यह वनस्पति में वृक्ष और झाड़ियां दूर दूर पाई जाती हैं। शाकीय पौधे बहुत अल्पजीवी होते हैं। विश्व में अफ्रीका में सहारा, अमेरिका में एरिज़ोना, एशिया में थार और गोबी के मरुस्थल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है।
अनुमानतः धरती का 20% भाग मरुस्थल से ढका हुआ है। इस मरुस्थल के जो मुख्य पादप हैं वो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, और उनके जो है पौधों में अधिकांश समय तक जल संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, मतलब वो भूस्थल में बहुत गहरे तक चली जाती हैं। जो प्रमुख वृक्ष इस मरुस्थली भाग में पाए जाते हैं वह है बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा। यह यहाँ के मुख्य कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब शिम्पर ने पौधों को जल की उपलब्धि और इसके महत्व के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 जलोद्भिद, जो कि पूर्णतः से जलीय आवास में पाए जाते हैं। मरुद्भिद, जो कि जल के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं और उनके अंदर कई ऐसी विशेषता पाई जाती है कि वह जल के अभाव में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार है मेसोफाइट्स, जो कि सामान्य वातावरण में उपस्थित होते हैं, जिन्हें जल की प्राप्तता होती है। तो हम देख सकते हैं कि वर्षा की मात्रा, उसकी तीव्रता, उसकी अवधि वहाँ के पादप जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। वर्षा के अतिरिक्त भी वर्षण के और भी प्रकार हैं, जैसे कि ओलावृष्टि, कोहरा, ओस, बर्फबारी। यह पौधों पर नेगेटिव प्रभाव ही डालते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में या ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी होने पर बर्फ़ के वजन से पौधे की शाखाएं टूट जाती है। छोटे पौधे जो हैं वो बर्फ़ में दब जाते हैं। जब तेज़ हवाएं चलती है तब भी पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। शंकुधारी वृक्षों के ऊपर जब बर्फबारी होती है तो उनकी शाखाएं काफ़ी समय तक बर्फ़ के नीचे ही दबी रहती है, जिससे कई तरह के कवक संक्रमण की संभावनाएं होती हैं। बर्फ़ के कारण वृक्षों की आकृति भी विरूपित हो जाती है। जब ये पौधे बर्फ़ के नीचे जमे रहते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और कई तरह के हानिकारक पदार्थों का जमाव हो जाता है, जो कि पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार ओलावृष्टि जो है वह भी पादपों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती है, क्योंकि ओलों की मार से भी पौधे के वायवीय भाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। शाकीय फसलें जो हैं उसकी ब्रांचेस वगैरह टूट के गिर जाती है, फूल और फल गिर जाते हैं। बर्फीले तूफानों में बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, परंतु जब ओस का गिरना होता है तो ओस पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ओस की जो बूंदें होती हैं वो पत्तियों पर डायरेक्टली अवेलेबल रहती है, पत्तियों को सीधे सीधे उपलब्ध रहती है और पत्तियाँ उनका अवशोषण अपनी कई प्रक्रियाओं को, अपनी सजीव जीवन की कई प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में उनका उपयोग करती हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे वर्षण के प्रकार हैं। वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फबारी, ओस। इसमें से वर्षा और ओस तो पादप जीवन के लिए फलदायी होते हैं, परंतु बर्फबारी और ओलावृष्टि से पादपों को नुकसान होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।